नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो वैसे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीकॉम सेमेस्टर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमजेसी पेपर 1 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गार्डनर वर्सेस मरे केस। ये जो केस लॉ है, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। द केस ऑफ गार्नर वर्सेस मरे 1904 is a foundational legal precedent in partnership law, particularly in matters of insolvency and dissolution. The case deals with the distribution of liabilities when a partnership is dissolved and one of the partner is insolvent and unable to contribute to the losses. ये जो गार्नर वर्सेस मरे केस है एग्जैक्टली पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन से रिलेटेड है, जो डिसोल्यूशन किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने की वजह से हुआ हो। और ये उसी के संदर्भ में है कि जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब जो रिमेनिंग पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो कैसे मैनेज होगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी है वो कैसे प्रबंधित होगा, उसका वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उसी के संदर्भ में न्यायालय का फैसला है। और ये बड़ा ही फेमस केस लॉ है और ये ओवरऑल बीकॉम के सभी यूनिवर्सिटी, वैसे सारे स्टूडेंट जो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उनको ये केस लॉ पढ़ना ही होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला ये टॉपिक है। आइए देखते हैं केस समरी। अब केस का जो सारांश है उसको हम लोग समझेंगे। इन गार्नर वर्सेस मरे ए पार्टनरशिप कंप्राइज्ड ऑफ 3 पार्टनर्स वाज डिसॉल्व्ड। जो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं गार्नर वर्सेस मरे की, बेसिकली ये जो फर्म था इसमें कुल मिलाकर 3 साझेदार थे, ठीक है। अपॉन डिसोल्यूशन इट वाज डिस्कवर्ड दैट देयर वेर इनसफिशिएंट एसेट्स टू पे ऑफ फर्म्स लायबिलिटीज। जब डिसोल्यूशन हुआ तो ये पता चला कि फर्म के पास जितने भी एसेट्स हैं उस एसेट्स को रियलाइज करने से फर्म की सारी लायबिलिटी को पे करना सक्षम नहीं है। मतलब फर्म के एसेट्स लायबिलिटीज को पे करने के लिए एबल नहीं थे, सक्षम नहीं थे। आगे क्या है, रिजल्टिंग इन अ लॉस वन ऑफ द पार्टनर्स बिकेम इंसॉल्वेंट, ठीक है। तो एग्जैक्टली फर्म को लॉस हो रहा है और एक पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो रहा है एंड कुड नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस लॉस। और वो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है वो अपने हिस्से के लॉस को पूरा करने में सक्षम नहीं है। फिर से बता दूं, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है वे अपने हिस्से के लॉस को पूरा करने में सक्षम नहीं है। द डिस्प्यूट अरोज रिगार्डिंग हाउ द रिमेनिंग पार्टनर्स शुड बियर द बर्डन ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर शेयर ऑफ द लॉस। अब यहीं पर विवाद पैदा हुआ कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वह लॉस जो कि इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो हिस्सा है, इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो इंसॉल्वेंट होने की वजह से और इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो बर्डन है, इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है, उसको रिमेनिंग पार्टनर किस प्रकार से प्रबंधित करेगा, कैसे मैनेज करेगा, कैसे वो लायबिलिटी को बियर करेगा, इसको लेकर विवाद पैदा हो गया कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को कौन कितना पूरा करेगा। मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर है गार्नर और मरे, वो कैसे इंसॉल्वेंट पार्टनर्स के कमी को पूरा करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं की लीगल क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण प्रश्न इससे रिलेटेड। हाउ शुड द लॉसेस बी शेयर्ड व्हेन। अच्छा, मतलब ये कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की जो कमी है या लॉस है उसको कैसे बियर किया जाएगा, कैसे बांटा जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। पहला पॉइंट, ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। दूसरा, द फर्म इनकर्स लॉसेस। तीसरा, वन ऑफ द पार्टनर इज इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू पे देयर शेयर ऑफ द लॉसेस। ये सारे जो कंटेंट्स हैं इसके। नेक्स्ट क्या है, डिसीजन। अब देखिए प्रश्न ये रखा गया है कि भाई लॉस का बंटवारा कैसे होगा इंसॉल्वेंसी के कंडीशन में। तो क्या निर्णय आया, कोर्ट का निर्णय है, द कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। पहला, शेयरिंग ऑफ लॉसेस एज पर एग्रीमेंट। इसको लेकर क्या बोल रखा है कोर्ट ने, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट टर्म्स आर द फर्स्ट गाइड टू डिसाइड हाउ लॉसेस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड।
जो पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट है उसमें जो पीएल रेशियो है वो आधार बनेगा। इन द एब्सेंस ऑफ सच टर्म्स द लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग द पार्टनर्स और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोला डिसोल्यूशन की वजह से जो फर्म का लॉस है उस लॉस का बंटवारा या तो पीएल रेशियो के हिसाब से होगा, और अगर पीएल रेशियो नहीं है एग्रीमेंट में तो उस लॉस का बंटवारा इक्वली होगा। पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा पॉइंट, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स शेयर, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट है, दिवालिया है, उसके हिस्सेदारी का क्या होगा, उसके हिस्से का लॉस वगैरह तमाम सारी चीजों का क्या होगा। इफ वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट their share of the loss is first deducted from the deducted from the partnership remaining assets। बोला जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है उसका हिस्सा का लॉस डिटरमाइन किया जाएगा, और क्या है, बर्डन ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स डेफिशिएंसी, और उसके बाद जो इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का जो नेट डेफिशिएंसी है, मतलब इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी है जिसको इंसॉल्वेंट पार्टनर पूरा करने में सक्षम नहीं है, उसका क्या करना है। द डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स liability to pay their share is to be borne by the remaining solvent partner in their capital contribution ratios and not the profit sharing ratio। इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी, इसका मतलब ये जो पैराग्राफ इसका मतलब ये है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल रेशियो में पूरा किया जाएगा। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ये कैपिटल रेशियो क्या होगा। अगर कैपिटल फिक्स्ड तरीके से मेंटेन हो रहा है, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट मेंटेन हो रहा है, तो जो कैपिटल का जो बैलेंस है उसके रेशियो में इस इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा सॉल्वेंट पार्टनर। और अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग तरीके से मेंटेन हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बता दूं कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड मेथड से मेंटेन हो रहा है तो जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है उस रेशियो में ही इंसॉल्वेंट पार्टनर्स की कमी डेफिशिएंसी को पूरा करेगा कौन, सॉल्वेंट पार्टनर। और वहीं दूसरी ओर अगर पार्टनर्स का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में मेंटेन हो रहा है तो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो में पूरा करेगा कौन, सॉल्वेंट पार्टनर। किसकी कमी को, इंसॉल्वेंट पार्टनर की कमी को। आगे की बात करें, बोला दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम द यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग प्रिंसिपल्स इन पार्टनरशिप। ये एक डेविएशन है जो सामान्यतः हम लोगों ने पहले हम लोग पढ़ते थे कि किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा पीएल रेशियो के हिसाब से होगा, उससे ये थोड़ा डेविएट कर रहा है ये डिसीजन। It ensures that the remaining solvent partners bear the loss equitably based on their capital contributions to the firm as they are more invested in the partnership। ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस पार्टनर ने फर्म में ज्यादा कैपिटल लगा रखा है वो इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को ज्यादा पूरा करेगा, मतलब उसके लॉस का जो पूर्ति करना है, लॉस को जो मैनेज करना है, जिसका कैपिटल ज्यादा वो ज्यादा लॉस बियर करेगा। इस प्रकार का निर्णय यहां पे आया है। इंप्लीकेशंस क्या है, द केस एस्टैब्लिश्ड दैट पार्टनरशिप लॉ कंसीडर्स इक्विटी एंड फेयरनेस when dealing with insolvency। It highlights that solvent partners should not be disproportionately burdened due to an insolvent partner's failure, and the capital ratio is deemed a fair method to apportion such losses। मैं फिर से पढ़ दूं implications। The case जो implications हैं, the case established that partnership law considers equity and fairness when dealing with insolvency। ठीक है, जब इंसॉल्वेंसी का समय हो तो फेयरनेस शो करें। और नेक्स्ट क्या है, इन हाईलाइट्स दैट सॉल्वेंट पार्टनर शुड नॉट बी disproportionately burdened due to an insolvent partner's failure, and the capital ratio is deemed a fair method to apportion such losses। ओवरऑल मैं बता दूं कि इंसॉल्वेंसी के केस में गार्नर वर्सेस मरे केस यह कहता है कि फर्म का जो लॉस है
उस लॉस का बंटवारा सामान्यतः पीएल रेशियो के आधार पर होगा, और अगर पीएल रेशियो एग्रीमेंट में नहीं है तो डिसोल्यूशन वाला जो लॉस है उसका बंटवारा इक्वल रेशियो में होगा। उसके बाद इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाएगा। इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो डेफिशिएंसी होगा उस डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में बियर करेंगे, कैपिटल रेशियो में पूरा करेंगे। अब यहां देखना यह है कि कैपिटल अगर फिक्स्ड मेथड में मेंटेन हो रहा हो तो जो कैपिटल का बैलेंस फिगर लिखा हुआ है, जैसे कैपिटल का बैलेंस लिखा हुआ 50,000 30,000, तो 5:3 5:3 में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा सॉल्वेंट पार्टनर। और वहीं अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मेथड में मेंटेन हो रहा हो तो उस परिस्थिति में जो कैपिटल दिया हुआ है उसमें जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडजस्ट करने के बाद जो एडजस्टेड कैपिटल आएगा उस रेशियो में इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी को पूरा करेगा कौन? तो सॉल्वेंट पार्टनर। तो स्टूडेंट, ये जो केस स्टडी है, ये जो गार्नर वर्सेस मरे लॉ है, यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। और इस चैनल पर बीकॉम के सभी सेमेस्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले वीडियोस लगातार अपलोड किए जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा और सजेस्ट कीजिएगा कि और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका वीडियो मुझे बनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।